मित्रों नमस्कार। पिछले लेक्चर में मैंने आपको धारा 24 के परिभाषा के बारे में बताया और कन्फेशन के स्कोप, ऑब्जेक्ट और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने बताया। अब आपको धारा 24 के ही आगे की स्थिति बता रहा हूँ। देखिए धारा 24 में क्या है, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। देखिए इंग्लैंड के बारे में मैंने बताया, इंडिया किसे को बताया। सर स्टीफन्स जो बहुत सम्मानित हैं, जिनका बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत सम्मान है उनका। देखिए उन्होंने जो अपनी परिभाषा एक दी, सर स्टीफन ने, उन्होंने संस्वीकृत को जब डिफाइन किया तो उसमें उन्होंने कहा कि अनुमान ऐसे कथन, चाहे वो उसको अपराधी स्वयं स्वीकार कर ले कि मैंने किया कि नहीं किया। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें आप। जैसे एक अपराधी कहता है कि ऐसा मैंने किया, एक उसने पूरा एक बहुत 2 पन्ने का या 3 पन्ने का या 4 लाइन का उन्हें कोई स्टेटमेंट दिया। अब उससे वो सीधा सीधा तो नहीं कह रहा है कि मैंने ये अपराध किया, मैंने इनका मर्डर कर दिया, मैंने इस ढंग से मर्डर किया, इस चीज़ से मर्डर किया, सीधा तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसका जो पूरा पढ़ने के बाद एक अगर आप अनुमान लगा लें कि इससे इसने किया होगा, अगर ऐसा अनुमान लगा लें तो ये संस्वीकृत की परिधि में आएगा, ऐसा सर स्टीफन्स ने कहा। प्रीवी काउंसिल ने उसको डिनाई किया। लॉर्ड एटकिन ने एक मामला डिसाइड किया, उसमें उन्होंने कहा, पाकला नारायण स्वामी का बड़ा फेमस केस है, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं, हम इसको ये नहीं मानते। पाकला नारायण स्वामी में उन्होंने कहा नहीं, कन्फेशन या तो पूरी तरह से अपराध को स्वीकार करने वाली बात होगी कि हाँ मैंने अपराध किया। चूंकि एक वजह आप देखेंगे तो कहीं भी संस्वीकृत की परिधि में अनुमान शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। अनुमान कहाँ था? अनुमान था एडमिशन में, अनुमान था एडमिशन में और रेलिवेंसी फैक्ट चैप्टर में, आपने जहाँ पे कोई घटना किसी से अनुमान लगा दे वहाँ पर था। लेकिन इसमें क्या है कि ये अनुमान में नहीं है। भारत में जो परिस्थितियाँ इसकी लाई गई, प्रीवी काउंसिल ने कहा कि अनुमान से हमको चीज़ नहीं, हमको क्लियरिटी चाहिए और वायलेंटली चाहिए। अगर वायलेंटली है और क्लियरिटी कन्फेस नहीं कर रहा है, साफ साफ नहीं कर रहा है कि साहब मैंने मारा, मेरे द्वारा हत्या कारित की गई, तो उसको हम कन्फेशन में नहीं मानेंगे। और सर स्टीफन की परिभाषा थी, उससे थोड़ा सा वो पूरी तरह डिनाइल नहीं किया, डिविएट कर गए। डिनाइल अलग चीज़ है, डिविएट अलग कर गए, तो वो डिविएट कर गए उससे। और उन्होंने चीज़ और कहा कि या तो इतनी परिधि में आए कि पूरा का पूरा अपना अपराध स्वीकार कर ले, या अपराध के हर तत्व को स्वीकार कर ले, तो भी हम मान लेंगे कि कन्फेशन है। भारत में इसकी स्थिति यह थी। अब इसी चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पलविंदर कौर के मामले में डिटो कर दिया, और वो आज तक पलविंदर कौर का मामला चला आ रहा है, उसी को मान चल रहे। पलविंदर कौर के मामले का थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूंगा मित्रों, तो पूरी पोजीशन आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया बैकग्राउंड क्या है, मैंने आपको बताया सेक्शन क्या है। अब अगर एग्जाम्पल आपको दे दूंगा तो उस एग्जाम्पल के जो फैक्ट्स होंगे उसको आप टैली करा लीजिए परिभाषा क्लास से और ऑब्जेक्ट से। तो देखिए मैंने आप पहले बताया कि अगर आप ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, उसके स्कोप को समझ लेंगे, उसके बैकग्राउंड को समझ लेंगे, तो आप आराम से, बड़े आराम से, बिना किसी तकलीफ के और बिना किसी कन्फ्यूजन के आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए पलविंदर कौर के मामले में क्या था, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। पलविंदर कौर एक महिला थी जिसके पति का नाम था जसपाल सिंह। जसपाल सिंह शिकार खेलने के शौकीन थे, बड़े घर के लोग थे, और शिकार के शौकीन होते होते वो कुछ जैसे जानवरों की खाल ओल भी लेते थे, उसको पेंटिंग करने का काम करते थे। फिर कुछ उनको चित्रकारी का भी शौक हो गया, उसमें भी वो अपना चित्रकारी भी काम करते थे, और अक्सर घर के बाहर रहा करते थे। और उनकी पत्नी पलविंदर कौर थी। पलविंदर कौर का एक रिश्तेदार था मोहिंदर सिंह, जो उनके साथ ताया का लड़का था, वो फैक्ट उसका था। वह उनके घर आता आता था। कहा यह जाता है कि पलविंदर कौर का जो मोटिव बताया गया प्रोसिक्यूशन द्वारा, कि जो पलविंदर कौर थी उसके मोहिंदर पाल से, जो उसके रिश्तेदार थे, उसके अवैध संबंध थे, और उसी अवैध संबंध के चलते, मोटिव के चलते, उसने अपने पति जसपाल सिंह का मर्डर पॉइजन देके किया। और इस पूरे एपिसोड में, यानी पॉइजन परचेस करने में, पॉइजन देने में और उनके शव को छिपाने में मोहिंदर सिंह का भी रोल था। इस आधार पर जो है इस केस की रचना हो गई। वर्जन ये था पलविंदर कौर का कि साहब देखिए मेरे पति, उसने स्पेसिफिक, उसने 164 का एक मजिस्ट्रेट साहब को बयान दिया। उस मजिस्ट्रेट में साहब के बयान में उसने ये कहा कि मैं मोहिंदर पाल को जानती थी, मोहिंदर मेरा पाल मेरा रिश्तेदार है, इस बात का उसको एडमिटेड था। उसने कहा जसपाल सिंह के बारे में बताया कि शिकारी थे और ये लाश वगैरह, सॉरी, ये खाल वगैरह धुलते धुलते थे, तो उसके लिए वो एक केमिकल यूज़ करते थे। वह केमिकल जो था वो पोटेशियम साइनाइड यूज़ करा करते थे, और उनको उसकी आवश्यकता थी। तो उन्होंने बताया था, तो मैंने उस पोटेशियम साइनाइड को मोहिंदर पाल सिंह के माध्यम से मंगाया था। वो मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा एक सरकारी कर्मचारी चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी मिला, उसको माध्यम से वो आया। जसपाल सिंह घर आए, उनकी तबीयत एक दिन खराब हुई,
तो ये हुआ जिस अलमारी में वो पोटेशियम साइंट रखी थी उसी अलमारी में उनको दवा भी रखी थी। उनकी तबीयत खराब हो, उन्होंने कहा कि मुझे दवा चाहिए। बलविंदर ने कहा दवा रखी जाकर ले लीजिए, वो दे, और उन्होंने धोखे से वो दवा पी ली। और उसके बाद वो तुरंत वहीं पर उनका लड़का आया, कहा कि डैडी एक्सपायर कर गए, तड़प रहे हैं। उनको उठाया गया तो पता चला मर गए। अब जब वो मर गए तो घबरा गई तो उसने मोहिंदर पाल सिंह को बुलाया और दोनों लोगों ने उस जसपाल सिंह की लाश को एक बक्से में बंद किया, उसको एक गोदाम में रखवा दिया। और कुछ दिन बाद जब मौका देखा तो उस लाश को कुएं में फेंकवा दिया गया। कुएं में फेंकवाने के बाद जब लाश वहाँ से बदबू करने लगी तो उसको लोगों ने निकाला, तो फिर ये मामला पूरा ओपन सामने आ गया। मोहिंदर पाल सिंह जो एब्सकांड कर गया, भाग गया। बलविंदर सिंह अकेले पकड़ गए, उसके खिलाफ एक केस चला। केस चलने के बाद उसको सेशन जज द्वारा 302 रीड विथ 201 का दोषी पाया गया, कन्विक्शन पाया गया। मामला पंजाब हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में भी जो है उसका कन्विक्शन 201 में किया, 302 में नहीं किया। फिर मामला अल्टीमेटली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पहुंचा। वहां क्वेश्चन ये था कि ये जो इसका स्टेटमेंट है, क्या इसको कन्फेशन पढ़ा जा सकता है? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, इसको कन्फेशन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे कन्फेशन, इसको उन्होंने बताया। इसको आप समझिए, थोड़ा सा फोकस्ड कर रहा हूँ उस पर। देखिए, अलविंदर कौर ने यह तो कहा कि यह एक बक्से में इनको हम लोग डाल के ले गए, गोदाम में रखा गया, उसके बाद उनको फेंका गया। यह बात तो उसने एडमिट किया। दवा का अपने घर पे लाना भी उसने एडमिट किया, और उनके द्वारा खाना भी उसको एडमिट कर लिया उसने, जो केमिकल था। लेकिन उसने कहा क्या? उसने कहा कि भूल से वह दवा उनके अलमारी में रख गई थी और उन्होंने उसको दवा समझ के खा लिया और उसके बाद एक्सपायर कर गया। तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या था? कन्फेशन मैंने आपको बता दी। जहां पर अपराध को पूरी तरह से स्वीकार करने की बात हो, अपराध स्वीकार नहीं कर रही थी वो। अगर वो कहती कि मैंने उनको पॉइजन दे दिया तभी कन्फेशन पढ़ा जाता, लेकिन उसने नहीं कहा। अब एक चीज और देख लेंगे, यह मजिस्ट्रेट को उसने बयान दिया था, किसी पुलिस अथॉरिटी को बयान नहीं दिया था। अगर वो मजिस्ट्रेट को बयान दी थी तो पूरी तरह से उसके अगेंस्ट एडमिसिबल हो जाता, अनलेस एंड अनटिल वो साबित न कर पाती कि किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट सामने बयान दिया गया। रिबटल करने का अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन जब तक वो रिबट न कर दिया जाता वो प्रिज्यूम्ड होता। अगर पुलिस के सामने दिया गया होता तो पढ़ा ना गया होता, लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट सामने दिया गया था वो बयान, इसलिए वो पढ़ा जाएगा। अनलेस एंड अनटिल दैट मे बी डिस्प्रूव, जब तक उसको डिस्प्रूव न कर दिया तो पढ़ा जाएगा। अब देखेंगे आप इसको। तो उसने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर ये अपना अपराध नहीं स्वीकार कर रही है तो इसको हम कन्फेशन कैसे समझें? अगर तो अब उन्होंने कहा कि अनुमान भी नहीं निकल रहा, इससे हम अनुमान नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट ही नहीं है, तो अगर इससे हम अनुमान कहाँ निकालेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। दूसरी चीज, क्लियर पूरी तरह से ये उसके मामले को अगर पढ़ भी लें, पूरा हम पढ़ लें, तो भी कहीं से वह दोषी नहीं प्रतीत हो रही है। तो ना तो दोषी प्रतीत हो रही है, ना वो अपने आप को एडमिट कर रही है, इसलिए उसको हम 302 के मामले में दोषी नहीं पाते हैं। और अदरवाइज कोई आपके पास एविडेंस नहीं है जो उसको प्रूव करता हो कि इसने मारा या इसका मारने का मोटिव था। वो तो कह रही है कि हमने उसको इसलिए हटा के पूछा महेंद्र पाल को, क्योंकि मैं डर गई थी इसलिए मैंने महेंद्र पाल को बुलवाया और महेंद्र पाल इस मामले में शरीक हुआ। और कोई मोटिव बता नहीं रही है, वो ये नहीं एडमिट कर रही कि मेरा महेंद्र पाल से कैसा रिलेशन था, कहाँ से आ रहा। वो कहता मैंने उनको बुलाया था और इसलिए बुलाया था, इसलिए दवा मंगाई थी, तो वो भी साबित नहीं हो पा रहा था। इसलिए सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कहा कि नहीं, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अब 201 पे आ गए कि साहब लाश छुपाने का। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि इस अपराध में ही संलिप्त नहीं है, अगर इसका मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, मर्डर करने का कोई उद्देश्य नहीं था, तो इसको कैसे हम ये मान के चलें कि इस पूरे के पूरे मामले में शरीक थी। तो अगर वो मारने का मोटिव नहीं था, मेन मामले में शरीक नहीं थी, तो केवल इसलिए कि वो और उस बक्से को छुपाने के लिए लाश छुपाने के लिए कहीं फेंक दिया, और वो ये बताती है कि मैंने डर के कारण उसको फेंक दिया। तो अगर डर के कारण किसी लाश को कहीं छुपा कर रख दिया उसने, तो उसके बैकग्राउंड में कोई उसका अपराध नहीं है, तो उसको 201 में नहीं पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से बलविंदर कौर ने उसको पूरी तरह से इस कन्फेशन को डिनाइल कर दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला आया। अब देखेंगे, थोड़ा बता दूं मित्रों, कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकता है और जुडिशियल भी हो सकता है। जुडिशियल कन्फेशन का ये मतलब होता है आप न्यायालय में किसी अपराध को स्वीकार करते हैं। अब एक बात मैं बता दूं, स्टेज क्या है न्यायालय में। तो 164 की स्टेज जो है, 164 में भी आप इसको स्वीकार कर सकते हैं, कन्फेशन जो आता है। अब देखा है क्या इसमें कि कन्फेशन जो है 164 में, 164 क्या है? 164 ये है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट साहब का अपना बयान देते हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो 164 खत्म हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म तो 164 खत्म। लेकिन वह 164 का बयान जो है वह
जुडिशियल कन्फेशन माना जाता है। अब 281 की किस स्टेज आती है, सीआरपीसी की बात बता रहा हूँ, 164 भी सीआरपीसी है, 281 भी सीआरपीसी की बात बता रहा हूँ। एक वर्ग जिसमें बुला के पूछा जाता है भाई ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल आप किसी भी स्टेज पर आप अपना अपराध स्वीकार कर सकते हैं, अपना कथन कर सकते हैं, तो ये 281 में आ गया। अब एक 313 आप देख लें, 313 परिभाषा सीआरपीसी बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए 313 सीआरपीसी ये है कि जब प्रोसिक्यूशन अपना साक्ष्य समाप्त कर लेता है न्यायालय में, तो उसके बाद एक्यूज्ड को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि देखिए साहब आपके खिलाफ ये एविडेंस आ रहे हैं और इस एविडेंस में आपको क्या कहना है, आप बताएं। उस समय अगर आप कह देते हैं साहब मैं अपना अपराध स्वीकार कर, चूंकि उसमें देखिए जो लोग अधिवक्ता मित्र हैं जो न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भली भांति परिचित है इस बात से 313 से, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी विद्वान है, जानते हैं सब। देखिए उसमें उसे लास्ट में पूछा था कि क्या आपको और कुछ भी कहना है, हर 313 के लास्ट में था आप खिलाफ। देखिए शुरू कहाँ से होगा, आप खिलाफ साक्षी 1 ने ये कहा, 2 ने ये कहा, 3 ने ये कहा, 4 ने ये कहा, 5 ने ये कहा, ये आ जाएंगे। आपके खिलाफ जो पदर्श पड़े 1 2 3 4 5 6 पदर्श पड़े इसमें, तो हर एक एविडेंस पे आपसे एक स्पष्टीकरण मांगा जाता है। उस चीज़ को अगर आप एडमिट कर लेते हैं तो फिर उस पर आगे आप कोई आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे। लास्ट का जो पैरा होता है उसमें ये पूछाता है कि आप और कुछ करना, अगर आप तो उसमें कहता क्या है, जो एडवोकेट्स होते हैं आम मामले में वो कहते क्या है, मुझे रंजिशन फंसाया गया है, मुझे झूठा फंसाया गया, साहब मैं निर्दोष हूँ, ये कहते हैं। अब चूंकि कहता है कि आप और कुछ भी कहना सफाई में, ये जज द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं साहब मैंने दोषी हूँ, पूरा मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, बात खत्म हो जाएगी, तब आपको फिर कुछ एविडेंस का कोई मतलब है नहीं, आप अपना अपराध स्वीकार कर लिए। तो 3 स्टेज जुडिशियल बता रहा हूँ आपको, क्या 164, 281 एंड 303 सीआरपीसी आपका आ गया। तो अब ये तो हो गया आपका जुडिशियल कन्फेशन। एक है क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या है कि जैसे ये बताती है पुलिस के साहब हम ये जो है हमको इस आदमी ने बताया कि घटना के 3 दिन बाद हमको मिला और आया, कहा मुझे बचा लीजिए और मैंने ये अपराध किया है, मैंने इस तरह से अपराध किया, यह बात उन्होंने अपने ग्राम प्रधान को बताई थी, यानी ग्राम प्रधान को उन्होंने कन्फेस किया था। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल हो गया जो न्यायालय में नहीं है। तो अगर ऐसा बात की संपुष्टि कराना चाहता है प्रोसिक्यूशन तो फिर उसको उस प्रधान को न्यायालय में पेश करना पड़ेगा और वह इस बात का कथन करेगा कि हाँ साहब इन्होंने से बताई थी। अब अगर उसके बाद ये साबित हो जाता है कि ये वॉलंटरली थी, चूंकि प्रधान को दिया गया है पुलिस को नहीं है, वो एडमिट हो जाएगा। तो अगर वो कहता है कि हाँ साहब इन्होंने मुझे स्वीकृति दी थी, बताया था कि मैं यहाँ गया, अपराध ऐसे किया, मैंने ही मारा है, मेरा मोटिव ये है, तो वो न्यायालय उस पर विचार करेगी। अब उसको हम कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं बता दे रहा हूँ आपको। साहब ये जो प्रधान साहब हैं इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि मैंने इनका इलेक्शन में विरोध किया था, इसलिए ये मेरे खिलाफ आज यहाँ खड़े हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, कितने दिन बाद 161 प्रधान जी का रिकॉर्ड किया गया। साहब अगर ऐसी बात थी, मैंने इनको बताया था, इनका कहना ऑलरेडी है कि 2 दिन बाद मैंने बता दिया था प्रधान जी को, तो इन्होंने 6 महीना बाद 2 महीने बाद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो डिले मीन्स क्या है कि आफ्टर थॉट मीन्स क्या है, फैब्रिकेशन। ये फैब्रिकेशन किया, आफ्टर थॉट किया, एक स्टोरी डेवलप की मेरे खिलाफ और ये सब दिया। या प्रधान नहीं मान लीजिए, गांव को और कोई आदमी आ जाता है तो उसको कैसे हम कंटेक्ट करा सकते हैं, उसकी विश्वसनीयता को आपको टच करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा साहब ये आदमी जो है जो आप सामने आज ऐसा बता रहा है कि मैंने कन्फेस किया। पहली बात तो ये कि मैंने सामने कोई कन्फेस नहीं किया, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 बात ये कहना पड़ेगा कि ये क्यों आया मेरे खिलाफ। तो जैसे क्या कि मेरा साहब इनका खेत का बंटवारा का विवाद था, मेरा इनका मेड़ का विवाद था, या पहले भी मेरी कोई एनिमिटी थी, अगर इस तरह के चीज़ों को लेके आके बता रहा है तो उसकी ये डाउटफुल हो जाएगा। अब आप ये चीज़ और समझ लें मित्रों, अगर कोई स्टेटमेंट कन्फेशन की श्रेणी में नहीं आ रहा है तो ये हो सकता है कि उसको एडमिशन हम मान लें, ये समझ लें आप। अगर वो ये साबित ना कर पाया कि ये कन्फेशन था, इसके द्वारा मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, तो उसको एक एडमिशन भी माना जा सकता है। और वह ऐसा है कि किसी घटना की ओर कोई अनुमान इंगित करा रहा है। आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि कोई अगर संस्वीकृति जो है वो कन्फेस स्वीकार नहीं कर रहा तो खत्म हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कि वो कन्फेशन पॉइंट से न पढ़ के वो स्वीकृति के रूप में पढ़ ली जाए, और अगर स्वीकृति के रूप में पढ़ी जाती है तो फिर उसका अनुमान से रिलेटेड हो जाएगा, तब वो स्वीकृति के डिफिनेशन में कवर करना पड़ेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ और जान लें आप कि कैसा भी क्यों ना हो एविडेंस, मैं आपको निवेदन कर दूं मित्रों कि उस अगर कन्फेशन भी कर रहा है तो न्यायालय को ये बात चाहिए कि उसके कन्फेशन को भी वह संपुष्ट करा ले दूसरे साक्ष्य से। ऐसा तो नहीं है कि किसी मामले में दबाव से दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर है, तो उसको किसी इंडिपेंडेंट विटनेस से अगर आप उस कॉरपोरेशन को पुष्ट करा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छे निर्णय ये माने जाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको मैं और बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कन्फेस करने में कोई सूचना का आशय की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप बड़बड़ाते हुए भी चले जा रहे हैं कि रोज़ रोज़ का विवाद था, मैंने आज ख़त्म कर दिया, मत कत्ल कर दिया, तो आपका संसूचना करने का आशा नहीं था, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट था, तो ये कन्फेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि कन्फेशन कैसे कैसे होता है, कन्फेशन के क्या प्रभाव हैं, और कन्फेशन को स्वीकृति माना जा सकता है। मेन चीज़ आपको याद रखना है कि अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कन्फेशन जो है उसके विरुद्ध तो साबित नहीं किया जाता, लेकिन वह व्यक्ति जो कन्फेस कर रहा है वह अपने उस स्टेटमेंट के किसी पार्ट को अपने हित में बता सकता है और उसका वह पार्ट उसके हित में वह रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक आदमी एक FIR लिखाता है और FIR में कहता है कि ऐसी ऐसी घटना थी, मैं अपने घर पे आया तो देखा मेरी पत्नी एक व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे संबंधों में थी, और उसी आवेग में आकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे अचानक प्रकोपित हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उस गुस्सा के चलते मैंने अचानक एक कांड कर दिया, अपनी बीवी की हत्या कर दी। तो इस मामले में उसका यह जो कथन है कि वह प्रकोपित था, अचानक प्रकोपित था, घटना को देख के अपने आप को रोक नहीं पाया, यह उसके पार्ट पे रिलेवेंट हो जाएगा और उस बात का साक्ष्य वो न्यायालय में दे सकेगा। तो ये मैंने आपको कन्फेशन के बारे में बताया। धन्यवाद, नमस्कार।